अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6। आज हम स्टडी करेंगे मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास। मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है। मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी डेफिनेशन हम करेंगे और फिर हम इसके रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत है कि हम इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें। अगर हम इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। तो लेट हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट हमारे पास एक वी है, वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ विद डायमेंशन क्या है हमारे पास v एंड डायमेंशन क्या है हमारे पास w। डायमेंशन v हमारे पास किसकी इक्वल है, n की इक्वल है, और डायमेंशन w हमारे पास m की इक्वल है। क्या हमारे पास लेट हमारे पास दो क्या है हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल हैं। एक है हमारे पास v हमारे पास क्या एक फाइनाइट डायमेंशन है और एक w भी हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल है। अब यहाँ पे बात क्या आ गई है कि ये हमारे पास जो फाइनाइट डायमेंशनल है ये क्या होते हैं। फाइनाइट डायमेंशन क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिस होते हैं। नंबर ऑफ बेसिस इसका फाइनाइट डायमेंशन, या अगर नंबर ऑफ बेसिस जितने होंगे इतने ही क्या होंगे हमारे पास डायमेंशन होगा। इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट डायमेंशन होगा तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होंगे। फाइनाइट डायमेंशन क्या होगा हमारे पास, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस होते हैं इतने ही क्या होते हैं हमारे पास डायमेंशन होती है। तो हम कहते हैं कि v और w भी फाइनाइट डायमेंशन, मतलब कि इनमें फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस हैं इन वेक्टर स्पेस के अंदर और उसके अंदर ओवर द सेम फील्ड f, और फील्ड दोनों की क्या है हमारे पास f है। विद डायमेंशन क्या है इसकी, v की डायमेंशन क्या है हमारे पास, v की डायमेंशन हमारे पास n है, और डायमेंशन w क्या है हमारे पास, w की डायमेंशन हमारे पास m है। इनकी डायमेंशन दोनों की क्या है हमारे पास डिफरेंट है। तो हम ये कहते हैं कि अब इस हर एक में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, बेसिस होंगे ना, क्योंकि डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड बेसिस। तो फाइनाइट नंबर v के अंदर भी क्या होंगे फिर बेसिस होगी, और w के अंदर भी क्या होगी हमारे पास फिर बेसिस होगी। तो हम कहते हैं कि v1 v2 v3 अप टू vn क्या ये हमारे पास बेसिस हैं। ये किस में बेसिस हैं हमारे पास, v के अंदर बेसिस होंगी। और e जो हम नाम देते हैं w1 w2 w3 और wm, ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस हैं किसके अंदर होंगी, w में बेसिस होंगी। ये किस में बेसिस होंगी, w में होंगी। ये किस में होंगी हमारे पास v में बेसिस होंगी। बी एनी बेसिस फॉर v, ये क्या बेसिस है हमारे पास, b कौन सी बेसिस है, v में और w रेस्पेक्टिवली। बात समझ आ गई आपको यहाँ तक कि जो नंबर ऑफ फाइनाइट डायमेंशन होंगे उसमें क्या होंगे हमारे पास बेसिस होंगे। तो बेसिस हमने क्या कह दिया, फाइनाइट है ये, तो ये इसमें बेसिस है। तो एनी वेक्टर हम कहेंगे कि इसमें से कोई भी वेक्टर v में से, इस v में से हम कोई भी वेक्टर लेंगे और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिखेंगे इसके बेसिस की फॉर्म में। तो लेट एनी वेक्टर हमने लिया है, कोई भी वेक्टर ले लिया है, कैन बी एक्सप्रेस इन ए यूनिक, एक ही तरह से यूनिक वे एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बेसिस है, ये क्या हमारे पास बेसिस है, ये वाले इधर लिख लिया। दस तो वो वेक्टर हमारे पास क्या कहलाएगा, वो वेक्टर हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, वो वेक्टर हमारे पास जो हम इसको बेसिस की फॉर्म में लिख रहे हैं, वो वेक्टर जो हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिखा है। देखें आप, ये वेक्टर हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिखा है। ये क्या है हमारे पास, ये बेसिस है v1 v2 और अप टू vn, क्या ये हमारे पास बेसिस है। तो इस वेक्टर को हमने बेसिस की फॉर्म में लिख लिया है, ये वाला जो हमने लिखा है। तो यहाँ से हमारे पास देखें कि x1 x2 और xn ये क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर इन v के होंगे, ये जो होंगे हमारे पास कोफिशिएंट होंगे। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे।
एक दफ़ा आप दोबारा यहाँ से देख लें कि हमने क्या करना है। एक v और w के होने से चाहिए हमारे पास मैट्रिसेस के लिए कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होने चाहिए। फाइनाइट डायमेंशन में क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास इन फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होंगे, इनके दोनों में, इसके अंदर भी फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होंगे और W में भी हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम उनको बेसिस की फॉर्म में बताएंगे कि ये हमारे पास बेसिस है, ये किसके बेसिस है, हमारे पास V के बेसिस है, और ये किसके बेसिस है, हमारे पास W के बेसिस हैं। तो एनी बेसिस हम एक कोई भी वेक्टर आप लेंगे इस V में से, तो उसको लीनियर कम्बिनेशन आप बेसिस लिखेंगे, तो इस बेसिस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे। हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टी हमारे पास किस पे अप्लाई होगा, वी के ऊपर अप्लाई होगा, और ये आंसर किस में देगा, हमें डब्ल्यू में आंसर देगा। बी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वी इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, V1 V2 अप टू Vn तक ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, हमारे पास V में से, क्योंकि ये V क्या हमारे पास, ये V हमारे पास बेसिस है। ठीक है, तो ये बेसिस है, तो हमारे पास ये जो बेसिस इसके ऊपर अप्लाई होंगे, टी जब इसके ऊपर अप्लाई होगा, हर एक बेसिस के ऊपर अप्लाई होगा, टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 टी ऑफ Vn आर एलिमेंट ऑफ किसके एलिमेंट होंगे, जब टी इसके ऊपर अप्लाई होगा तो W का एलिमेंट आएगा। तो ये एलिमेंट किसके ऊपर होंगे, ये जब टी हमारे पास T1 टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 और टी ऑफ Vn आर एलिमेंट किसके होंगे, हमारे पास W के एलिमेंट होंगे। और ये जो W के एलिमेंट होंगे, ये जो W के एलिमेंट होंगे, ईच हर एक W का एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर। इस जो W का एलिमेंट हमें निकलेगा, ये यहाँ से T से जब हमारे पास T अप्लाई V के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास W का एलिमेंट आएगा। तो वो जो W का एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास W का एलिमेंट निकलेगा, इसमें से कोई भी एलिमेंट, मैं कहता हूँ इसमें से एक W प्राइम इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो उसको क्या करूँगा मैं, उसके फिर लीनियर कम्बिनेशन में लिखूँगा। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये क्या वेक्टर है, हमारे पास W1 W2 Wm, ये क्या मेरे पास बेसिस वेक्टर है। देयरफॉर तो यहाँ से जब मैं T ऑफ V1 अप्लाई किया मेरे पास, तो मेरे पास एक W आया है क्योंकि W का एलिमेंट है। इसको मैं क्या करूँगा, इसके बेसिस की फॉर्म में लिखूँगा। ये मैंने इसके बेसिस की फॉर्म में लिखे हैं, A11 W1 प्लस A12 W2 A1m Wm। ये क्या होंगे मेरे पास, इसके बेसिस की फॉर्म में लिखे हैं। ये क्या मेरे पास बेसिस वेक्टर है, ये भी बेसिस होगा W का, ये भी क्या होगा, बेसिस होगा। तो ये क्या होंगे मेरे पास, इसके कोफिशिएंट होंगे, ये वाले क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे, ये भी कोफिशिएंट होगा। इसी तरह मेरे पास इधर जब T ऑफ V2 में अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक और W एग्जिस्ट करेगा। वो W मैं उससे क्या नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो है क्या है, W प्राइम है। तो अब इस W प्राइम को मैं इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखूंगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट में चेंज कर दूंगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 1 A22 और A2m। m क्या, क्योंकि मेरे पास वेक्टर में कितने, इसमें कितने एलिमेंट है W में मेरे पास m बेसिस है, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, m। तो इसी तरह मेरे पास T ऑफ Vn में अप्लाई करूंगा, तो मैंने उसका नाम क्या दे दिया है, W डबल प्राइम दे दिया है। तो इसका मैंने बेसिस की फॉर्म में रखा है। तो ये क्या, AI मेरे पास क्या है, AI मेरे पास क्या है, या AIJ मेरे पास क्या है, ये हमारे पास फील्ड के एलिमेंट हैं। ये क्या कहलाएंगे, मेरे पास कोफिशिएंट कहलाएंगे। अब क्या करते हैं, अब हमने मैट्रिक्स बनानी है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट आए हैं A1, ये जो कोफिशिएंट हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, इसको मैं क्या करूँगा, कॉलम की फॉर्म में लिखूँगा। और इसी तरह फिर मैं इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखूँगा, और इसको भी मैं क्या करूँगा, कॉलम की फॉर्म में लिखूँगा। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, मेरे पास एक मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बनेंगी। तो मैं अब आपको वो मैट्रिक्स यहाँ से बना के देता हूँ। तो वो जो मैट्रिक्स है वो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है उनको मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, A11 A12 A13 A1m। इसी तरह A21 A22 और A23 और A2m। और इसी तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, ANM N1 AN2 AN3 ANM। ये क्या बन जाएगी, मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम एग्जांपल करेंगे। तो हमें
आइडिया हो जाएगा कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके कैसे मैट्रिसेस बनानी है। एग्जाम्पल देखें आप कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, के एक मैट्रिसेस फाइंड करनी है हमने किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास किस तरह अप्लाई हो रही है, कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह डिफाइन है कि टी हमारे पास R3 के ऊपर अप्लाई हो रहा है और हमें R4 दे रहा है। डिफाइंड बाई ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, देखें टी ऑफ x1 x2 और x3 के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये 3 वेक्टर हैं इसके अंदर, तो हमें मिल कितने रहे हैं, 4 वेक्टर मिल रहे हैं, x1 प्लस x2 और x2 प्लस x3, x1 माइनस x3 और x1 विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 एंड R4। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसने बताया कि स्टैंडर्ड बेसिस की मदद से आपने क्या करनी है, मैट्रिसेस फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या होंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, मैं पहले स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या होंगे मेरे पास, एक मेरे पास E1 होगा, वो किसकी इक्वल होगा, मेरे पास 1 0 0। दूसरा मेरे पास E2 होगा, वो किसकी इक्वल होगा, 0 1 0 की इक्वल होगा। और थर्ड मेरे पास क्या होगा, E3 होगा, वो किसकी इक्वल होगा, मेरे पास 0 0 1। ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस किसके हैं, R3 के हैं। इसी तरह मैं स्टैंडर्ड बेसिस R4 के लिखूंगा। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4 के क्या होंगे मेरे पास, एक मेरे पास क्या होगा, E1 क्या होगा मेरे पास 1 0 0 0। E2 क्या होगा मेरे पास 0 1 0 0। E4 क्या होगा मेरे, E3 क्या होगा मेरे पास 0 0 1 0। और E4 क्या होगा मेरे पास 0 0 0 1। ये क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड बेसिस किसके हैं, R4 के हैं, और ये स्टैंडर्ड बेसिस किसके थे, मेरे पास R3 के थे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये स्टैंडर्ड बेसिस को अप्लाई करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं T ऑफ E1 करूँगा तो उसका आंसर निकालूंगा, फिर जो वेक्टर मेरे पास आएगा W का, उसका क्या करूँगा, मैं उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूँगा। क्योंकि हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है उनको T के ऊपर अप्लाई करना है, तो हमारे पास W का वेक्टर आना चाहिए। जो W का वेक्टर आएगा उसको स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4 लिखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमने करना क्या है, जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगे, अगर R3 है तो हम R3 के स्टैंडर्ड बेसिस को, स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर T को अप्लाई करेंगे। जो वेक्टर आएगा उसको हम R4 के स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जिस वेक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही है, अगर हमारे पास R3 पे अप्लाई हो रही है तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे, हमारे पास 3 होंगे। अगर R4 के ऊपर अप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड बेसिस कितने होंगे, 4 होंगे। जब R3 के ऊपर अप्लाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 उसका जो वेक्टर होंगे, जैसे कि इधर R3 के क्या E1 है, तो E1 को हम क्या करेंगे, पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, T ऑफ E1 करेंगे। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे x की जगह, x1 की जगह, और बाकी की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 0। तो जो हमारे पास आंसर आएगा R4 का, ये किस में बिलोंग कर रहा होगा, हमारे पास W में। तो R4 में जो आंसर बिलोंग कर रहा होगा हमारे पास, उसको क्या करेंगे, हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या करना है, T अप्लाई करना है किसके ऊपर, E1 के ऊपर एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास R4 का आंसर आएगा। उस R4 के आंसर को क्या करेंगे, हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम T ऑफ E2 करेंगे तो उसको आंसर हमारे पास R4 में आएगा, उसको हम क्या करेंगे, फिर लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम T ऑफ E3 करेंगे
तो जो आंसर आएगा हम उसको उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं ये वाली चीज़ यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे मैं अब अप्लाई करने लगा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन E1, टी ऑफ E1 अप्लाई करूँगा, फिर टी ऑफ E2 अप्लाई करूँगा, फिर टी ऑफ E3 अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टी ऑफ E1 अप्लाई करूँगा। टी ऑफ E1 का क्या मतलब है, मेरे पास है टी ऑफ 1 0 0। तो इसका क्या मतलब है कि टी ऑफ 1 0 0 क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कि x की जगह क्या रखा है, मैंने 1 रखा है, और x2 की जगह और x3 की जगह 0 रखा है। तो इधर भी ऐसे ही काम करना है। तो आप देखें x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, और इधर दोनों 0 है, x2 भी 0 x3 भी 0 है, 0 प्लस 0। x1 की जगह मेरे पास 1 जाएगा, x3 की जगह 0, और x1 की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो अब ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया 1 0 1 और 1। अब वेक्टर ये किसका वेक्टर, R4 का वेक्टर है। इस वेक्टर को क्या करूंगा मैं, आप इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा। किसकी लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा, उसके स्टैंडर्ड बेसिस किस में है, R4 की फॉर्म में। स्टैंडर्ड बेसिस R4 की फॉर्म में इसको लिखूंगा। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 0 1 और 0। तो मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस R4 क्या क्या है मेरे पास, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब मुझे 1 चाहिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 0 0 0 प्लस, अब मेरे पास इधर 0 है तो मुझे 0 ही चाहिए, 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 1 0 0 प्लस 1 1 इंटू 0 0 1 और 0। नेक्स्ट 1 इंटू 0 0 0 और 1। ये देख लें, ये तमाम क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं। ये किसका E1 है, E2 है, ये E3 है, ये E4 है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बाकी स्टेप करने होंगे। इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देख लें कि अब ये वाला 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक स्टैंडर्ड बेसिस आ गया, 0 इंटू एक स्टैंडर्ड बेसिस इसका साथ आ रहा है, इसके साथ भी एक स्टैंडर्ड बेसिस आ रहा है, इसके साथ भी स्टैंडर्ड बेसिस आ रहा है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ E2 करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास टी ऑफ 0 1 0 करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 की जगह हमने क्या रखना है 0, x2 की जगह हमने रखना है 1, और x3 की जगह क्या रखना है हमने 0 रखना है। तो x1 की जगह जब 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा इसको, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 0 आ जाएगा, x2 की जगह 1 रखेंगे, और x1 की जगह 0, और x3 की जगह भी 0, और x1 की जगह हमारे पास क्या है 0 है, 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास ये वेक्टर क्या आ गए, 1 1 1 और 0 0। अब इन वेक्टर को हम क्या करेंगे, इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मैंने पहले लिखा है। तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका लीनियर कम्बिनेशन क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 0 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 प्लस 0 इंटू 0 0 0 1। तो ये वाले इनको अगर ऐड करें तो ये चीज़ आती है हमारे पास। क्लियर, यहाँ से आपको समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह मैं क्या करूँगा, टी ऑफ E3 अप्लाई करूँगा। तो उसके बाद चले मैं यहाँ ऊपर वाला पोर्शन रेज कर रहा हूँ, तो टी ऑफ E3 यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं टी ऑफ E3 करूँगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी ऑफ 0 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 0, मैं इसमें क्या पुटिंग करूँगा
इसी वेक्टर में कि x की 1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो वेक्टर आएगा अप्लाई करने के बाद वो कुछ इस तरह से आएगा 0 1 -1 और 0। इसको अब हम क्या करेंगे, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा। तो इसको लीनियर कम्बिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या आएगा 0 × 0 1 0 0 0 प्लस 1 × 0 1 0 0 प्लस -1 × क्या आ जाएगा मेरे पास 0 0 1 और 0 और फोर्थ में क्या आ जाएगा प्लस 0 × 0 0 0 1 आ जाएगा। अब देखें ये वाले मैंने इनको अप्लाई किया था टी ऑफ ई, तो मेरे पास ये डब्ल्यू का वेक्टर आया था, इसको मैंने क्या किया लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है। पहले मैंने टी ऑफ ई 1 किया था तो मेरा इसका लीनियर कम्बिनेशन कुछ इस फॉर्म में आया था, ये वाला था मेरे पास इसका लीनियर कम्बिनेशन। और उसके बाद टी ऑफ ई 2 किया, मेरे पास इसका लीनियर कम्बिनेशन ये वाला आया है। फिर मैंने क्या किया टी ऑफ ई 3 किया। अब मैं इसकी मैट्रिसेस बनाऊंगा। मैट्रिसेस में किस तरह बनाऊंगा, ये जो वाले जो कोफिशिएंट है मेरे पास 1 0 1 1, इसको मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास 1 कॉलम की फॉर्म में पहले लिखेंगे, ठीक है 1 0 1 1। अब इसके मैं जो कोफिशिएंट है उनको लिखूंगा 1 1 0 0 1 1 0 0 और इसके कोफिशिएंट लिखूंगा मैं, तो ये क्या है मेरे पास 0 1 -1 और 0। ये क्या आ जाएगी मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ए का नाम दे दूंगा। एक वाला क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो रहा है कि अब देख लिया आपने मैट्रिक्स मैंने किस तरह बनाई है। ये वाले जो कोफिशिएंट आए हैं इनको मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा है। ये वाला पहला कोफिशिएंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको देख लें 1 0 1 1, इसको मैंने कॉलम की फॉर्म में ये लिखा है। फिर इसके कोफिशिएंट 1 1 0 0, इनको मैंने क्या लिखा है कॉलम की फॉर्म में लिखा है। और इसके कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 0 1 1 -1 0। ये क्या आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जैसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमने कैसे मैट्रिक्स बनानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।